प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस चैनल पर आपके लिए भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में आपको यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करेंगे, संविधान की प्रस्तावना के बारे में। और ये हमारा वीडियो काफ़ी समय बाद इस चैनल पे आ रहा है, क्योंकि मैंने कुछ कारण के लिए इस चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं किया था। ये मेरा पहला वीडियो अभी 3-4 साल के बाद इस चैनल पे आ रहा है, टारगेट यूपीएससी हिंदी पर। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में मैं यहाँ पे समझाऊंगा और आगे रेगुलर कोशिश करूँगा कि पूरा पॉलिटी यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, समझाऊँ और करने की पूरी कोशिश भी करूँगा। एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है जिसके कारण मतलब वीडियो अपलोड ना हो पाए, पर कोशिश करूँगा कि पर डे आपको यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँ। पहला टॉपिक मैंने यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना को लिया है, क्योंकि भारत के संविधान की जो शुरुआत है वो आप देखेंगे जब नेट से पीडीएफ इसका डाउनलोड करेंगे तो संविधान की प्रस्तावना से ही समझ में आता है कि भारत की संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से होती है। तो सबसे पहले हम इसमें प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना को हम उद्देशिका भी कहते हैं, ठीक है। प्रीएम्बल इसको इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में उसे उद्देशिका और प्रस्तावना कहते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि अपनी पूरी कोशिश के साथ आपको ये वीडियो समझाने के लिए बनाया जा रहा है, प्रस्तावना को समझाने के बारे में बनाया जा रहा है। फिर भी अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी गलती या किसी भी तरह की चीज़ें अगर आप देखते हैं इसमें, तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं, उसको सुधारने का पूरा कोशिश किया जाएगा। और अपना प्यार आप लोग इसी तरह बनाए रखें जिससे चैनल थोड़ा आगे बढ़ पाए और भी मतलब लोग इसमें जुड़ पाएँ। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे प्रस्तावना की तरफ चलते हैं और इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या बातें बताई जा रही हैं, जो हमें समझनी है। इसमें क्या संशोधन किए गए हैं, कहाँ से इसको लिया गया है, सारी बातें हम इस वीडियो में आज आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो लगातार इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अपना प्यार बनाए रखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। चलिए तो फिर हम आगे देखते हैं इसमें प्रस्तावना को कि किस तरह से हमें प्रस्तावना को पढ़ना होता है। अभी आपका एग्ज़ाम आने वाला है यूपीपीसीएस का, जो अक्टूबर में होने वाला है। तो मैं कोशिश करूँगा कि पॉलिटी और वगैरह जितना भी कोर्स है वो भी कंप्लीट करने की कोशिश की जाए, जिससे मतलब सभी छात्रों को आसानी से मतलब बिना मेहनत करते हुए थोड़ा मेहनत के साथ आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। मेरा यही अनुमान है कि सभी लोग इसके साथ जुड़ेंगे तो सबको फ़ायदा होगा। और प्रस्तावना की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है भारत का संविधान। कोशिश की गई है इसमें कि पूरी की पूरी प्रस्तावना जो संविधान में जैसी लिखी हुई है उसी को यहाँ पर लिखा गया है। अगर आप लोग इसका एक स्नैपशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों ने स्नैपशॉट लिया होगा। तो इसमें पूरा मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश थोड़ा मिक्स करके इसको समझाया जाएगा कि किस तरह से संविधान की प्रस्तावना को हमें पढ़ना चाहिए और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें समझनी है। एक पूरे कंप्लीट वीडियो में आपको ये प्रस्तावना समझाया जाएगा। इसके बाद आपको कहीं कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ तक मेरा मतलब ऐसा मानना है। फिर भी आप लोगों की इच्छा है, मतलब छात्र को कभी भी ये नहीं लगता कि हम एक जगह से सारा सीख सकते हैं, वो सभी जगह से थोड़ा थोड़ा मतलब गेन करने की कोशिश करता है। तो थोड़ा प्रयास मेरा अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेके आया हूँ यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना में सबसे पहले आपको यहाँ से शुरुआत होता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो भी चीज़ें मतलब इम्पोर्टेंट रहती हैं तो उनको मैंने अलग मार्कर से हाईलाइट करके लिखा गया है, जिससे मतलब आपको समझ में आए कि क्या चीज़ें हैं। मतलब देखो, अब ये मैंने जो पढ़ा ये तो संविधान में लिखा है, ये आप भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें अच्छा या बुरा क्या है, मतलब क्या स्पेशल चीज़ है। तो सबसे पहले ये समझिए कि जब भारत में मतलब ब्रिटिशर्स का शासन चल रहा था और संविधान बनाने के लिए सबसे पहले संविधान सभा की बैठक हुई थी, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले 13 दिसंबर 1946, कब 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, उद्देश्य मतलब प्रस्तावों को पेश किया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पहली बार
उद्देश्य प्रस्तावों का मतलब है कि जो प्रस्तावना के जो प्रस्ताव हैं जो हम आज अपने सामने देख रहे हैं, इनको सबसे पहली बार 13 दिसंबर 1946 को उनके द्वारा सदन में पेश किया गया था, जिसपे एक लंबी बातचीत चलती है, पूरा डिस्कशन चलता है। जिस तरह से आज आप देखते हैं कि आप देख सकते हैं कि संसद भवन में जाके जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो किसी भी बिल को लेकर डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, राज्यसभा में, लोकसभा में। उसी तरह से तब राज्यसभा लोकसभा नहीं था, केवल और केवल संविधान सभा थी, जिसमें सभी लोगों ने मिलकर इस बात को डिस्कस किया, कौन सी बातें अच्छी हैं, कौन सी बातें अच्छी नहीं हैं, उन सबको रिमूव करते हुए एक संविधान की प्रस्तावना का निर्माण किया जो हमारे सामने है। तो इसको सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि संविधान की प्रस्तावना के लिए उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किए गए थे? 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा पेश किए गए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए थे। ठीक है, अब ये पूरे उद्देश्यों को फाइनली कब संविधान सभा ने पूर्ण बहुमत से पास कर दिया था? तो वो है आपका 22 जनवरी 1947। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा से उद्देश्य प्रस्तावों को पास किया गया था। पास करने का मतलब है कि सभी ने सहसम्मति के साथ, ठीक है, पूर्ण सहमति के साथ ये माना था कि ये उद्देश्य प्रस्ताव भारत के नए संविधान के लिए एकदम सही है और इन्हें हम भारत के संविधान में प्रस्तावना के रूप में मानने वाले हैं। तो ये थी भारत की संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत, कि कहाँ से हुई प्रस्तावना की शुरुआत। दूसरा पॉइंट ये है कि कहाँ से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारे संविधान में भी प्रस्तावना होनी चाहिए। जैसे हमें कोई काम करते हैं तो हम किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं कि उसको प्रेरणा स्रोत मानते हैं, उसी तरह से हम प्रस्तावना के बारे में हमें कहाँ से प्रेरणा मिलती है कि हमारे संविधान में भी प्रस्तावना होना चाहिए। तो हमें प्रेरणा मिलती है अमेरिका के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए के संविधान से। जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप नोट करते चलिए, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे अब इतनी जगह नहीं है, आप देख रहे होंगे जो इसको एक एक पॉइंट को लिखा जाए। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसे एक एक पॉइंट आप नोट करते जाइए, तो जिससे क्या है कि आपको चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी और आपका पूरा टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। तो जो भी मैंने बातें बताई थी, प्रस्तावना कब पेश की गई और उद्देश्य प्रस्ताव, और उद्देश्य प्रस्ताव के बाद ये उसको फाइनल कब किया गया, और हमें प्रेरणा कहाँ से मिलती है? हमें प्रेरणा मिलती है अपने संविधान में प्रस्तावना के लिए अमेरिका के संविधान से। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं संविधान के स्रोत को लेकर कि हाँ ये चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं, ये चीज़ें कहाँ से ली हैं। उसी तरह से जो प्रस्तावना का जो पूरा विचार है कि प्रस्तावना होनी चाहिए संविधान में, तो वो कहाँ से प्रेरित की गई है? तो वो वहाँ से प्रेरित है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रस्तावना के बारे में, संविधान की प्रस्तावना में हमने आपको इतनी चीज़ें बताई। ठीक है, प्रस्तावना कहाँ से प्रेरित है? सबसे बड़ी बात यह है कि जब भारत का संविधान लागू हुआ तो वो भी बात इसमें लिखी हुई है, और ये भी एग्जाम में आपसे पूछी जाती है कि ये प्रस्तावना को कब अंगीकृत किया गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि तारीख, आप देख रहे होंगे कि तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी। ठीक है, तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, ठीक है, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अंगीकृत यानी कि संविधान की जो प्रस्तावना है किस तिथि को अंगीकृत की गई, ये भी आपको नोट करना है। तो वो तारीख है 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान की प्रस्तावना को अंगीकृत किया गया। तो तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बताया कि संविधान सभा में प्रस्तावना को किस वर्ष अंगीकृत किया, वो भी यहाँ पे आपने देखा। और क्या चीज़ है संविधान की प्रस्तावना में जो जुड़ी हुई है? तो सबसे पहले देखिए, जब भारत की संविधान की प्रस्तावना लागू हुई थी उसके बाद इसमें एक संशोधन किया गया। संशोधन को इंग्लिश में कहते हैं अमेंडमेंट, यानी कि इसमें बदलाव किया गया, चेंज किया गया। कब किया गया? वो चेंज किया जाता है आपका 1976। ठीक है, 1976, यानी कि उस टाइम देश में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और उन्होंने 42 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में बदलाव किया। और अभी तक भारत की संविधान में उसकी प्रस्तावना में केवल एक बार बदलाव किया गया है। कब किया गया है ये आपको याद रखना है, 1976 में किया गया है। और किस
टाइप के संशोधन से किया गया है, मतलब किस टाइप से, मतलब है कि कौन से क्रम से, नंबर से, तो 42 में संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो दो बातें आपको समझ में आई। 42 में संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में बदलाव किया गया था। क्या बदलाव थे ये जो उस टाइम किए गए थे? तो जो बदलाव है मैंने यहाँ पर अंडरलाइन के द्वारा आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। ये आप रेड कलर से और ग्रीन कलर से, रेड कलर से लिखा हुआ और ग्रीन कलर से अंडरलाइन किया हुआ देख रहे हैं। तो इसमें जो शब्द जोड़े गए, यानी कि आपको याद रखना है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया। कौन से शब्दों को जोड़ा गया? 3 शब्द। ठीक है, कौन से 3 शब्द हैं? सबसे पहले है समाजवादी। ठीक है, समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। दूसरा है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में से कहते हैं सेकुलर और इसको कहते हैं सोशलिस्ट, समाजवादी। ठीक है, और तीसरा शब्द जो जोड़ा गया वो है अखंडता। इस शब्द को जोड़ा गया। यानी कि आपसे पूछा जाए कि 42 में संविधान संशोधन 1976 के तहत भारत की संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्दों को जोड़ा गया, तो आपको आंसर देना है 3। कौन कौन से वो 3 शब्द हैं? पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा है आपका अखंडता। इन 3 शब्दों को जोड़ा गया पहले, यानी कि जो मूल प्रस्तावना थी जो 26 नवंबर 1949 को अप्लाई की गई थी, यानी कि लागू की गई थी, उसमें ये 3 शब्द नहीं थे। तो ये 3 शब्द कब जोड़े गए? ये 3 शब्द जोड़े गए 42 में संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा और वीडियो में आप काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे पढ़ने में, समझने में। और जो बच्चे मतलब थोड़ा समझदार हैं, जानते हैं, पहले से पढ़ लिया है, उनके लिए तो ये मतलब एक पुरानी बात है, उनको सब जानकारी है। जो नए बच्चे हैं वो काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे, आई होप। ठीक है, तो प्रस्तावना में ये 3 शब्दों को जोड़ा गया। ठीक है, और क्या किया गया प्रस्तावना में? और क्या किया गया प्रस्तावना में ये है कि जैसे जैसे संविधान आगे बढ़ता गया, मतलब 1947 के बाद जब देश में आज़ादी मिल गई, आज़ादी के बाद मतलब काफ़ी मतलब चेंजेस आते गए। किसी को कुछ लगा, किसी को कुछ लगा, उसने अपने हिसाब से केस वेस करते गए। तो उसी तरह से एक केस आया जिसका नाम था वेरुवारी केस। ठीक है, कौन सा केस? वेरुवारी केस। मैं यहाँ पे लिख दूंगा नाम, आप देख लेना। ठीक है, वेरुवारी केस कब हुआ था? ये 1960 में। इस केस में क्या हुआ? इस केस में ये हुआ कि जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने से मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय में जब ये केस पहुंचता है तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं बताया। ठीक है, तो क्या बताया कि ये संविधान के मतलब पार्ट्स में इन्वॉल्व नहीं है, संविधान में इन्वॉल्व नहीं है। ये लोग उस टाइम के जो संविधान सभा के जो निर्माता थे उनकी मानसिक कुंजी है, मतलब उनके दिमाग के जो विचार हैं वो ये है कि संविधान ऐसा होना चाहिए, इसको हम संविधान में नहीं जोड़ सकते। उस टाइम 1960 में तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से केस में, ठीक है, कौन से केस में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं मानते? तो वेरुवारी केस में नहीं मानते। किस केस में नहीं मानते? वेरुवारी केस में नहीं मानते। ठीक है, फिर कुछ दिन बाद एक नया केस आता है, सुप्रीम कोर्ट में ही नया केस आता है और वो काफ़ी पॉपुलर केस है, आप लोगों ने भी थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ा होगा। वो है केशवानंद भारती केस। ठीक है, केशवानंद भारती केस जो कब हुआ था? 1973 में हुआ था और 13 जजों की बेंच, यानी कि 13 जजों ने मिलकर इसका फैसला दिया था। और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को पलट दिया। पुराने फैसले को पलट दिया का मतलब है कि जो वेरुवारी केस में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं बताया था, उसी फैसले को पलटते हुए 1973 के केस में, ठीक है, 1973 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको संविधान का हिस्सा बताया। और आगे भी जितने भी जो भी केस हुए, ठीक है, उनमें भी जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ भी संविधान की प्रस्तावना को संविधान का ही पार्ट बता के आगे केस को फॉरवर्ड किया। तो यानी कि आपको 2 चीज़ें बात समझ में आई यहाँ पर कि एक केस हुआ वेरुवारी केस, इसमें संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पार्ट नहीं माना गया, एक बात। दूसरी बात आपकी ये हुई कि केशवानंद भारती केस जो 1973 में सुप्रीम कोर्ट में आता है और चलता है, उसकी सुनवाई चलती है, 13 जजों के बेंच ने उसको केस को आगे सुना। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता है कि जो प्रस्तावना है, ठीक है, यानी कि संविधान की प्रस्तावना है, वो किसका पार्ट है? संविधान का पार्ट है। यानी कि पहले नहीं माना था और बाद में माना। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं है। ठीक है, अगर हिस्सा है तो पहली बार किस केस में बताया गया था? तो
केशवानंद भारती केस में बताया गया था। तो मैंने आपको यहाँ पर 3-4 बातें संविधान से संबंधित क्लियर की कि प्रस्तावना कहाँ से प्रेरित है, अमेरिका के संविधान से, ठीक है। उसके भारतीय संविधान सभा में इसको कब पेश किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को। कब इसको फाइनल किया गया, पास किया गया, तो पास किया गया आपका 22 जनवरी, ठीक है। 22 जनवरी से मतलब है 22 जनवरी 1947 को इसको पास किया गया। उसके बाद कहाँ से प्रेरित था, यूएसए से, यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे प्रेरित था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया, 1946 में किया गया। अमेंडमेंट नंबर कौन सा था, 42 था, 42। क्या बदलाव किए गए, तो उसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया, ठीक है। पहले ये नहीं थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, ठीक है। उसमें प्रस्तावना भी शामिल थी। ये बातें अभी तक हमने इसमें बताई। और जो काम की बातें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं कि भारत की संविधान की प्रस्तावना और क्या क्या देती है, तो देखिए यहाँ पर शब्द लिखा है न्याय। न्याय का मतलब है कि प्रस्तावना हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देती है। न्याय देती है का मतलब है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, न सामाजिक स्तर पर, न आर्थिक स्तर पर, न राजनीतिक स्तर पर। इसका न्याय संविधान आपके साथ करता है। संविधान इस बात की गारंटी लेता है जो हमारी प्रस्तावना में लिखा हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के संविधान में की प्रस्तावना में कितने न्याय का उल्लेख किया गया है, तो आपको 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। फिर शब्द आता है इसमें स्वतंत्रता। जो भी इंपॉर्टेंट शब्द है मैंने हाईलाइट करके लिखे हैं। फिर है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता से मतलब है फ्रीडम, यानी कि संविधान ने आपको कितने तरह की आज़ादी दे रखी है। जो लोग कहते हैं हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए, तो संविधान में है ना आज़ादी, वहाँ से देखो, पढ़ो कि किस तरह की आज़ादी है। विचारों की आज़ादी है, ठीक है। आप अपने कोई भी विचार प्रकट कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ठीक है। विश्वास की आज़ादी, आप किसी भी मतलब किसी भी चीज़ में विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी चीज़ में विश्वास कर सकते हैं। मतलब अभी थोड़े दिन पहले जो हाथरस कांड हुआ वो इसी विश्वास के कारण हुआ कि लोगों का विश्वास उन मतलब जो भी व्यक्ति थे उनकी तरफ था। लोग उनकी उसमें गए आयोजन में, और आयोजन में जाने के बाद उनका विश्वास किस तरह से आया सामने वो आपने सबने देखा, ठीक है। धर्म की आज़ादी है, किसी भी धर्म को मानो, नो टेंशन, ठीक है। यानी कि आप कहीं भी कोई भी व्यक्ति हैं, आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। कोई आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं कि आप किसी एक पर्टिकुलर धर्म को मानते हैं, ठीक है। उसीलिए तो ये शब्द जोड़ा गया सेकुलर, पंथनिरपेक्ष, यानी कि इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। मतलब ये हुआ कि भारत सभी धर्मों को मानने वाला देश है। भारत का अपना कोई नेशनल रिलीजन है ही नहीं। जैसे आप श्रीलंका या पाकिस्तान की बात करते हैं, श्रीलंका में बुद्धिज़्म है, पाकिस्तान में इस्लाम है, इंग्लैंड में आपका क्रिश्चियनिटी है। तो भारत में कोई भी ऐसा पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। तो आपने 2 बातें समझी, न्याय और स्वतंत्रता, ठीक है। तो 3 प्रकार का न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता आपके संविधान में दी गई है, ठीक है। और उपासना की आज़ादी आपको दी गई है। आप किसी की भी पूजा कर सकते हैं जिसका आप मन करे, पेड़ की, नेचर की, किसी की भी आप पूजा करिए, पत्थर की, किसी की भी पूजा करिए, ठीक है। उपासना की आज़ादी आपको दी गई है। तो आप 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 3 प्रकार के न्याय संविधान में दिए गए हैं। और क्या दिया गया है, इसमें समता की भी आज़ादी दी गई है। समता का मतलब है समानता की आज़ादी, यानी कि लोगों को प्रतिष्ठा, यानी कि उनको सम्मान के साथ और अवसर भी आपको मिलेगा। अवसर का मतलब है कि आपको इक्वलिटी मिलेगी। इक्वलिटी से मतलब है कि जिस तरह से पहले लोगों को बराबरी का मौका नहीं था और अब लोगों को बराबरी का मौका है संविधान के आने के बाद, ठीक है। संविधान के आने के बाद लोगों को बराबरी का मौका है। सभी लोग एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म के व्यक्ति को या किसी एक जाति के व्यक्ति को ही एग्ज़ाम के फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। कोई भी व्यक्ति एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकता है। तो आपको 2 तरह की समता की आज़ादी दी गई है, यानी कि 2 तरह की समता दी गई है। आज़ादी तो खैर 5 तरह की दी रखी है, प्रतिष्ठा और अवसर। बात समझ में आई? थोड़ा मतलब लिखा हुआ है आज के ज़माने में, मतलब सभी लोग जब डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं वहाँ मैं सादा बोर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं किन चीज़ों के मतलब समस्या है। तो मतलब अगर आप लोगों की कृपा रही तो ये समस्या भी जल्दी दूर कर देंगे और फिर डिजिटल पे ही ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बस यही उम्मीद है आपसे कि आप लोग अपनी मतलब कृपा हमारे ऊपर बनाए रहें, और जिससे
आने वाले टाइम में जो भी बच्चे हमारे द्वारा पढ़ें उनको इस तरह की मतलब बोर्ड में कंजेस्टेडनेस ना दिखे, मतलब इतना हौच पौच ना दिखे। तो आप अपनी कृपा बनाए रखें और अभी पढ़ते रहें। यहाँ पर देखें किस तरह से, तो आपने देखा कि 3 तरह का न्याय, 5 तरह की स्वतंत्रता और 2 तरह की आपको समता की आज़ादी दी गई है। कहाँ पर? संविधान की प्रस्तावना में। तो ये संविधान की प्रस्तावना की कुछ विशेष बातें थी जो हमने आपको यहाँ पर समझाने की पूरी कोशिश करी है, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल खाली तो नहीं गया होगा, ये तो उम्मीद है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कभी कोई बात ज़्यादा हो सकती है, कोई चीज़ ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। समझाने में थोड़ा नेक ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर कोशिश करें आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट करें। और जो भी प्रॉब्लम है वो आप वीडियो के कमेंट में बताएं, जिससे मैं अगली वीडियो जो भी आएगी उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। तो ये भारत के संविधान की प्रस्तावना थी जिसका पूरा A to Z समझाने की कोशिश किया गया है, ठीक है। फिर भी इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप बताएं, कमेंट करें, जिससे मैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाऊं, ठीक है। बार बार मैं मतलब उसी बात को रिपीट कर रहा हूं, तो आप इसको माइंड ना करें। तो मतलब आप अपने बस पॉइंट पे फोकस करें, ठीक है। पॉइंट से फोकस करने का मतलब है कि मेरा पॉइंट है संविधान की प्रस्तावना समझना, बस वो मुझे समझ में आनी चाहिए, ठीक है। बाकी दूसरा काम है आपको वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ये भी काम आपका ही है, क्योंकि ट्रांसफ़र जो करना है, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना की पूरी बातें आपको समझाई, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और अगर इसमें कोई भी बात अगर रहती है वो भी आप कमेंट करके बताने की कोशिश करें, ठीक है। थैंक यू।